नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए यूपीएसआई के टॉप 10 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और इस पैटर्न के यानी ये जो प्रश्न है इस पैटर्न को जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि इस पैटर्न पर एक प्रश्न जरूर से यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं अपने इस क्रम में 13वां वीडियो टॉप 10 रीजनिंग का यूपीएसआई के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, इसमें पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, यानी असमान आकृति चुनना है। नॉन वर्बल रीजनिंग का यह प्रश्न है। तो बिल्कुल प्रश्न आसान है। अगर 25 चैप्टर है तो 25 चैप्टर के प्रश्न कठिन नहीं होंगे। उनमें से कोई भी उन 25 चैप्टर से किसी भी 5 चैप्टर से प्रश्न कठिन होंगे और बाकी प्रश्न उसमें मीडियम और आसान भी होते हैं। तो यहां पर 4 आकृतियां हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में यहां पर 2 आकृति है। यहां पर 2 आकृति है तो उसके परिप्रेक्ष्य में 1 आकृति है। यहां पर 4 आकृति है तो 1 2 3 4 यहां भी है। यहां पर 6 आकृतियां हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में यहां पर 3 आकृति। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यहां पर 2 है तो इसका दुगुना 4, यहां पर 1 है तो इसका दुगुना 2, यहां पर 3 है तो इसका दुगुना 6, लेकिन यहां पर 4 और 4 बराबर आकृतियां हैं, इसीलिए यही अलग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अब अगला प्रश्न है न्याय वाक्य का। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। तो आइए हम पहले चित्र बना लेते हैं। कुछ महल किले हैं, तो कुछ महल, तो कुछ महल क्या है? किले हैं। अब दूसरा कथन है कोई मकबरा किला नहीं है। कोई मकबरा जो है, इसको थोड़ा ऊपर ही हम लोग बना लेते हैं ताकि जगह बने और चित्र बनाने के लिए। कोई मकबरा जो है किला नहीं है, यानी इससे ये दूर रहेगा। किला से मकबरा दूर रहेगा, इससे आपको पता चल जाएगा। किला से मकबरा दूर रहेगा। तो एक और चित्र बन सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मकबरा से महल दूर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कोई किला मकबरा नहीं है बोला गया है। महल और मकबरा के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसा भी हो सकता है महल और ये है किला, तो किला से तो दूर रहेगा मकबरा, लेकिन महल का हिस्सा मकबरा हो भी सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, हो भी सकता है, संभावना। यानी कि दोनों ही निष्कर्ष जब तक दोनों ही चित्रों में सही नहीं होगा सही नहीं माना जाएगा। तो पहला है कुछ महल मकबरे हैं, तो कुछ महल मकबरे हैं, तो इसमें तो कुछ महल मकबरा है, लेकिन इसमें कुछ महल मकबरा है नहीं, अब काफी दूरी है। तो पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष, कुछ महल मकबरे नहीं है। तो कुछ महल जो है कह रहा है कि मकबरे नहीं है, तो कुछ महल मकबरे नहीं है। यहां पर इस चित्र के माध्यम से पढ़े तो जब कोई महल मकबरा नहीं है तो यह भी सही होगा कि कुछ महल मकबरा नहीं है, और इसमें कुछ महल मकबरा होगा। तो कुछ महल मकबरा इसमें है कि नहीं आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। देखिए काला वाला जो मैं भाग कर रहा हूं, ये काला वाला भाग काले वाले भाग से दूर रहने के लिए कहा गया है, याद रखिएगा। काले वाले भाग से काला वाला भाग एकदम दूर रहेगा। तो यहां पर काला वाला भाग कौन सा है? तो ये काला वाला भाग है, इसको इस वाले भाग से ये दोनों भाग एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, यानी कि काला वाला भाग जो है काला वाले भाग से दूर रहेगा। तो देखिए कोई किला मकबरा नहीं है, तो यानी किले के भीतर तो मकबरा एकदम नहीं जाएगा। काला वाले भाग के भीतर काला वाला नहीं जा सकता है। तो ये जो मकबरा जो है, मकबरा किला के भीतर तो नहीं जा सकता है, लेकिन महल के भीतर जा सकता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि मकबरा महल के उस हिस्से में, यानी इस वाले हिस्से में कभी नहीं जा सकता। मकबरा जो है महल के इस वाले हिस्से में, यहीं पे समझना है आपको। मकबरा जो है
किले के इससे तो दूर रहेगा, लेकिन यहां ये हो सकता है मकबरा, यहां हो सकता है मकबरा, यहां हो सकता है मकबरा, यहां हो सकता है मकबरा, लेकिन इस हिस्से से वो दूर रहेगा जिससे किला जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया कि कोई किला का भाग मकबरा नहीं होगा, यानी कि किला के उस भाग से जो कॉमन है महल में, यानी ये वाला जो भाग है, इससे हमेशा कौन दूर रहेगा? तो मकबरा दूर रहेगा। क्यों दूर रहेगा? कि ये भाग इसमें किला भी है, महल के उस हिस्से से जिसमें किला है उससे ये मकबरा दूर रहेगा, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया कि कोई किला मकबरा नहीं है, कोई मकबरा किला नहीं है, यानी कोई मकबरा किला नहीं, तो किले के भीतर तो जा ही नहीं सकता है। तो चूंकि इसका हिस्सा कुछ महल में भी है, तो महल के इस वाले हिस्से में ये जा ही नहीं सकता। इतना कंफर्म यानी कि हो गया कि महल के जिस हिस्से में किला है, महल के जिस हिस्से में किला है, इतने हिस्से में, इसमें कभी भी मकबरा नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि मकबरा का कुछ हिस्सा तो ऐसा रहेगा ही जो महल नहीं होगा, यानी कि कुछ महल मकबरा नहीं होगा, ये एकदम सही है। कुछ महल जो है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, कभी भी मकबरा नहीं होगा, एकदम कंफर्म है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो सकता है कि मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, यानी कि यहां पे दूसरा निष्कर्ष सही होगा। फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा कभी किसी प्रश्न में इस प्रश्न को और भी नए तरीके से समझाने का। हमारे यहां आंसर हो जाता है सी, क्योंकि अपने समझाने से मैं खुद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया। तो यहां पर आपको बताना है कि प्रश्न चित्र में अंततः स्थापित है, यानी ये चित्र किसमें दिखाई दे रहा है? यह चित्र आपको किस चित्र में दिखाई दे रहा है? आसानी से ढूंढ सकते हैं, यानी एक आपको सबसे पहले वर्ग ढूंढना है, यानी ऐसा वर्ग रहेगा और वर्ग के भीतर एक बर्फी नुमा आकृति रहेगी, और फिर बर्फी के भीतर एक आपको वर्ग है, यानी वर्ग बर्फी वर्ग। तो इसमें वर्ग दिख रहा है, ये वाला, ये वर्ग दिख रहा है, उसके भीतर बर्फी भी दिख रहा है, अभी भी सही है। अब उसके भीतर वर्ग दिखना चाहिए, तो ये वर्ग तो है, लेकिन ये वाला जो चित्र है यहां पे अधूरा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें वर्ग भी दिख रहा है, इसके भीतर बर्फी भी दिख रहा है, और इसके भीतर वर्ग भी दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। लेकिन खैर हम बाकी विकल्प को भी जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं, और आपको भी परीक्षा में ऐसा ही करना चाहिए, कुछ सेकंड बाकी विकल्प भी देख लेना चाहिए। तो वर्ग है, वर्ग के भीतर बर्फी है, और बर्फी के भीतर वर्ग है, जबकि इसमें वर्ग जो है इस बर्फी से देखिए ये बाहर की तरफ कोने इसके निकल गए, जबकि इसके भीतर चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें वर्ग है, उसके बाद बर्फी भी है, लेकिन इसके बाद जो वर्ग है अधूरा नहीं है, ये भी लाइन नहीं है और ये भी लाइन नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है पर्याप्तता वाला, यानी कि दो कथन एक और दो दिए गए, तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। यानी ये पर्याप्त वाला प्रश्न आप देखते ही पकड़ लीजिएगा, यानी क्या पूछना चाह रहा है, इसमें क्या ढूंढना है, प्रश्न का जवाब क्या है। प्रश्न तो सवाल ये है कि बिंदु भी के संदर्भ में एन किस दिशा में, बिंदु भी के संदर्भ में, यानी भी से खड़े होकर देखने पर एन किस दिशा में है, भी से खड़े होकर देखने पर एन किस दिशा में है, यही प्रश्न का जवाब देना है। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए केवल पहला कथन पर्याप्त है, या केवल दूसरा, या दोनों मिलकर भी अपर्याप्त है, यही बताना होता है। तो हम डायरेक्ट पहला का पहले चित्र बनाते हैं। तो बिंदु भी जो है y के पूरब में है, बिंदु भी जो है y के पूरब में है, बिंदु भी जो है y के पूरब में है, तो पूरब में हो गया। और बिंदु y बिंदु z के उत्तर में है, और बिंदु y जो है बिंदु z के उत्तर में है। देखिए बिंदु y बिंदु z के उत्तर में है, तो क्या पहले वाले कथन से ही हम आंसर बता पाएंगे भी का एन से? तो इसमें भी तो दिया है लेकिन एन नहीं दिया, इसलिए यानी कि पहला अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखते हैं उसमें दूसरा जोड़ देने से क्या होता है। बिंदु O बिंदु y के उत्तर पूर्व में है, बिंदु O जो है बिंदु y के उत्तर पूर्व में, तो ये उत्तर है और ये पूरब है, यानी इसी के बीचों बीच। अब कहां बीचों बीच कितना दूर होगा ये हमें दूरी नहीं दे रहा है। तो बिंदु O जो है y के, यानी y से खड़े होकर देखने पर O किधर है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व।
तो यानी हम इसे यहां पे बना भी सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। आगे क्लियर होगा कि कहां वाला सही है। बिंदु ओ के उत्तर पूर्व में है। अब उसके बाद कर रहा है कि बिंदु ओ वाई के उत्तर पूर्व में है और एन के, यानी कि अभी कहानी ओ ही की चल रही, बिंदु ओ की कहानी चल रही है। ओ इसमें से कौन होगा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ओ ही के बारे में अभी जिक्र कर रहा है क्योंकि और से वाक्य को जोड़ रहा है। और बिंदु एन के उत्तर पश्चिम में है, यानी यही ओ एन के उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम का मतलब ये उत्तर है और ये पश्चिम है, यानी इसी के बीचों बीच है। कौन? तो ओ। किसके? तो एन के। तो एन यहां होगा तो इसके उत्तर पूर्व ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला बात उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम ये वाला होगा एन, तो यहां पर हो जाएगा। ये वाला एन होगा तो यहां पर हो जाएगा। अगर ओ यहां भी हो सकता है एन, तो यहां भी एन हो सकता है। एन यहां होगा तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी एन कह सकते हैं कि यहां भी हो सकता है और एन भी के इधर भी कहीं, इनमें से कहीं हो सकता है। तो हम दो ही मान लेते हैं। तो एन यहां भी हो सकता है। देखिए फिर से, बिंदु ओ वाई के उत्तर पूर्व में है। बिंदु ओ जो है, देखिए बिंदु ओ जो है वाई के, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसके बीचों बीच कहीं भी हो सकता है। तो मैंने एक दो बना लिया। चलिए हम लोग दो ही को मान के चलते हैं। तो यहां भी हो सकता है, यहां भी, क्योंकि उत्तर पूर्व यहां भी है, यहां भी है। और का मतलब यही ओ या यही ओ बिंदु एन के उत्तर पश्चिम में है। तो एन के उत्तर और पश्चिम, यानी कि ये भी हो सकता है, अगर एन यहां है तो ये भी हो सकता है, यानी दोनों जगह हो सकता है। तो अब देखिए क्या हम लोग बता सकते हैं, भी से एन किस दिशा में है। तो वी से एन, अगर इस वाले को माना जाए तो वी से एन पश्चिम में है, इस वाले को माना जाए तो वी से एन, यानी हमारा आंसर पश्चिम भी आ जाएगा और हमारा आंसर पूर्व भी आ जाएगा। यानी कि दोनों मिला देने के बावजूद भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब अगला प्रश्न है, सवाल में दो कथन 1 और 2 तय करें कि कौन सा कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी वही प्रश्न फिर से है, यानी इस पाली में दो प्रश्न पर्याप्त कथन पर्याप्तता वाले हैं। अब इसमें क्या करना है, दोनों को पढ़ने और बताएं कि विकल्प चुनें। सवाल, एनकेलेट्स के लिए कोड क्या होगा, यानी इसका कोड हमें बताना है। तो इसका कोड हमें ज्ञात करना है। तो एनकेलेट शब्द एक जगह तो बताया ही नहीं जा सकता एक ही को देख के। तो यहां पर एनकेलेट कहां है, तो यहां पर है एनकेलेट्स। तो इस वाक्य में एनकेलेट्स लिखा है तो जरूर या तो इसका कोड सा होगा या रे होगा या गा हो या मा होगा, यानी सारे गामा में से ही कोई ना कोई एनकेलेट का कोड होगा, इतना क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो देखिए एनकेलेट का कोड पूछा जाए तो एनकेलेट कहां है, तो यहां है। तो इसी के बदले में ये शब्द हैं, ये और ये, यानी इतना कंफर्म होगा एनकेलेट का कोड या तो सा होगा या रे होगा या गा होगा या मा होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब यहां पर देखते हैं, ऐसे प्रश्नों में हमें कॉमन उभयनिष्ठ ही ढूंढना होता है। तो एनकेलेट्स यहां भी है, तो एनकेलेट्स यहां भी है, एनकेलेट्स यहां भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर मिल गया, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा दोनों जगहों पे और कोई शब्द तो कॉमन नहीं इस लाइन में। तो सम नहीं है, बेंगल्स इसमें नहीं है, आर तो आर इसमें भी है और इसमें भी है, और ये और कोई शब्द दोनों में कॉमन नहीं, यानी एंकलेट्स और आर इसमें भी है, एंकलेट्स और आर इसमें भी है। तो जब दो शब्द दोनों में कॉमन है तो इस साइड में भी दो शब्द ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे। तो सा रे गा मा में देखिए कौन सा है, सा, देखिए सा इसमें भी है और सा इसमें भी है, और मा इसमें भी है और मा इसमें भी है। देखिए सा और मा, ये दोनों शब्द दोनों में कॉमन है। या ऐसे करें हम लोग मिटा के आराम से, देखिए सा इसमें भी है, सा इसमें भी है, मा इसमें भी है, मा इसमें भी है। तो अब ये दोनों मिलाने के बावजूद यानी कितना कंफर्म है कि एनकेलेट का कोड या तो सा होगा या मा होगा, लेकिन कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि सा होगा कि मा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों कथनों का चित्र मिला देने के बाद भी हम लोग उत्तर देने के लिए पिछले बार की तरह पर्याप्त नहीं है। कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का उत्तर देने के लिए
पर्याप्त नहीं है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था। अब ये वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख का प्रश्न है। आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। परिवार, पिता और माता के लिए कौन सा चित्र सही दर्शाता है? तो ये इनमें से कोई भी एक माता होंगे, जरूरी कि यही, ये भी हो सकता है इनमें से कोई एक पिता होगा, यानी कोई माता पिता नहीं होता, कोई पिता माता नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ही परिवार के अंग होते हैं। और ये जब जो खाली जगह है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, पुत्र, बहन, भाई, सबके लिए बचा हुआ है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। अब अगला प्रश्न है, कुछ लोग कतार में खड़े हैं, वैशाली आगे से 10वें स्थान पर। तो मान लीजिए ऐसे कोई कतार है, वैशाली जो है आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 32वें स्थान पर है, और यही जो स्थान है पीछे से 32वें स्थान पर है। बसंत पीछे से 23वें स्थान पर है। बसंत यानी यहीं से शुरू हो रहा है, अगर लाइन यहां से लाइन शुरू हो रहा है तो बसंत पीछे से, तो कहीं 32 यहां है तो 23 इधर ही कहीं होगा, यानी यहां पे 23वें स्थान पे कौन है? 23वें बसंत है। बसंत 23वें स्थान पर, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो वैशाली है, वैशाली जो है इधर साइड से 10वें नंबर पे है। इधर से देखा जाए तो 10वें, और इस साइड से देखा जाए तो ये 32वें नंबर पे है, यानी टोटल संख्या आराम से बताया जा सकता है। और बसंत का इधर से स्थान 23वां है। तो क्या पूछा जा रहा है? तो बसंत आगे से किस स्थान पर है ज्ञात करें, और बसंत एवं वैशाली के बीच कितने लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करें बसंत और वैशाली के बीच कितने लोग हैं, तो आसानी से बताया जा सकता है। अगर इधर से हम लोग गिनती शुरू करें तो यहां पर ये 23वां है, और यहां पर आ जाने पर ये नंबर चौथा हो जाता है 32वां। यहां से यहां 23वां, यहां पे 23वां है, और यहां पे ये नंबर आते ही 32वां हो जाता है। तो 23 के बाद यहां पे कितने लोग होंगे? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब 32वां नहीं करें क्योंकि ये 32वां व्यक्ति है ही। याद रखिए एक लाइन कम खींचना है, क्योंकि यहां पे 23 है तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, और यहां तो ये 32वां है ही, तो एक लाइन नहीं खींचेंगे। यानी बीच में कितने लोग हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी बीच में कितने लोग हैं? तो 8। तो 8 किस विकल्प में है? तो हमारा आंसर एक ही से मिल जाता है, विकल्प ए में। और इसमें क्या पूछा है वैसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। बसंत पीछे से 23वें स्थान पर है, तो बसंत आगे से किस स्थान पे है? तो बसंत जो यहां पर है आगे से किस नंबर पे है? तो यहां तक तो यह स्थान 10वां है। 10 के बाद बीच में 8 लोग हैं, 10, 8, 18, और ये बसंत हो गया 19वां, यानी कि 19 आ जा रहा है आसानी से। हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राघवी ने कहा, यह संकेत वाला प्रश्न है, इशारा वाला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। इसी में थोड़े से कुछ छात्रों को कंफ्यूजन होता है इशारा वाले प्रश्नों में ही, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि प्रश्न गलत हो जाए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा, किसकी तरफ इशारा है? तो जिसको इशारा किया जाता है हम लोग इसको चौकोर से समझते हैं, और जो वाक्य को बोलता है उसे हम लोग गोल में घेर दे रहे हैं। वो का मतलब कौन? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा वो का मतलब व्यक्ति, वो का मतलब हो गया व्यक्ति। अब मेरे शब्द, मेरा या मेरी शब्द याद रखिए, मेरा या मेरी शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द आता है? जो वाक्य को बोलता है। जैसे व्यक्ति को इशारा करते हुए राघवी ने कहा वो मेरे का मतलब कौन अपने लिए बोल रहा है? राघवी। हमेशा वाक्य को बोलने वाला ही मेरे या मेरी की जगह पे आता है, यानी मेरे के मतलब राघवी। अब बीच में काकी के जोड़ देते हैं, तो वाक्य क्या बन गया? वो का मतलब व्यक्ति, तो हम यहां पे चित्र बना देते व्यक्ति। मेरे का मतलब राघवी के पिता की, राघवी। ये व्यक्ति जो है कौन है? अब देखिए लास्ट में रिजल्ट इसी के लिए आएगा, व्यक्ति का ही परिचय दिया जा रहा है। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति के इशारे करते हुए कहा
वो व्यक्ति का मतलब वो व्यक्ति कौन है, यही इस कहानी में बताया जाएगा। यानी कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो इस व्यक्ति के लिए ही आएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि जो लास्ट में आएगा हम लोग इसी से जोड़ेंगे उसे। राघवी, ये व्यक्ति जो है राघवी के पिता, राघवी के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर और प्लस की मां, पिता की मां, यानी अब इसकी ये दादी हो गई। राघवी के पिता की मां की इकलौती बेटी, तो इनकी इकलौती बेटी यानी कि ये इनकी बहन है, लेकिन ये इसके पिता है, पिता की ये बहन है यानी इनकी बुआ हो गई। इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, इकलौती बेटी का इकलौता भाई, तो इसका इकलौता भाई, तो यहां अगर और कोई एक भाई बना देंगे तो दो भाई हो जाएंगे, तो यहां नहीं बनाएंगे। देखिए फिर से, राघवी के पिता की माता का इकलौती बेटी का इकलौता भाई, यानी ये खुद ये भाई है। कौन है तो मैंने बताया था, भूलिएगा मत, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा इसी के लिए आएगा, क्योंकि इसी का परिचय दिया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। तो इनकी इकलौती बेटी का इकलौता भाई है कौन, तो यही ये व्यक्ति, यानी यही कौन है, तो यहीं पे व्यक्ति आ जाएगा। यही बात समझना होता है, यानी ये व्यक्ति यहीं पे आएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, उस व्यक्ति का, तो जिस नाम के आगे का लिखा रहता है उसे ही हमें बताना होता है कि कौन है। यानी ये व्यक्ति कौन है, किसके हिसाब से, राघवी के हिसाब से। तो ये राघवी के क्या है, एक पीढ़ी ऊपर है, तो ये पिता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इसमें भिन्न छांटना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनार, चमेली, ये तो फूल है, कमल भी फूल है, गुलाब भी फूल है, लेकिन ये अनार जो है ये फल है, तो आसानी से हमारा आंसर हो जाता है देखते के साथ ही ए। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए कभी भी हम धमाकेदार वीडियो समय समय पर ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।